स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों एक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है, फर्स्ट ईयर की क्लास है और हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं, यानी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कहो तो उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। और जो ये ऑब्जेक्टिव है ये कंपटीशन लेवल तक पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके पहले मैंने 50-60 क्वेश्चन करवा दिया है 3-4 क्लासों में, और यदि आप नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया, आप देख सकते हो। और हर एक क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी की अलग प्लेलिस्ट बनी है, फर्स्ट ईयर की अलग प्लेलिस्ट बनी है, सेकंड ईयर की अलग प्लेलिस्ट बनी है। आप जिस भी क्लास को अटेंड करना हो, जो भी क्लास देखना, तो आप वहां से जाकर सीधे देख सकते हैं। जैसे कल ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था और आप भी देख सकते हो। यहाँ पे अपन क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन के बाद आंसर ढूंढते हैं, आंसर कैसे आया वो भी नीचे मैं लिख के लाया हूँ कि कैसे आंसर आ रहा है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आइए चलते हैं अपन 21 नंबर क्वेश्चन पे आज चलते हैं। आज फिर भी 20 से 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये सारे क्वेश्चन आईटीआई में पूछे जाते हैं, कंपटीशन की एग्जाम हो, ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये पूछे जाते हैं। तो यदि आपको एग्जाम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है या आईटीआई के सीबीटी पेपर की तैयारी करना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं। अब ये 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है ये, जैसा कि लिखा हुआ है कि चालकता को निम्नलिखित में से अभिव्यक्त किया जाता है। इन जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, तो इसमें किसमें अभिव्यक्त करते हैं? अपने निम्नलिखित में अभिव्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है महो, ऑप्शन बी है ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है मोह प्रति मीटर। अब इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, यानी चालकता को हम लोग महो में व्यक्त करते हैं, चालकता की इकाई महो होती है। अब क्यों होती है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि चालकता पदार्थों का स्वाभाविक गुण है जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, चालकता कहलाता है। जो चालकता होती है, चालकता का स्वाभाविक गुण है, चालकता का एक गुण ही है कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए सुगमता यानी सरल बनाता है। इसका जो प्रतीक होता है, चालकता का प्रतीक अपन लोग कैपिटल जी से करते हैं, और जो इसका मात्रक होता है महो होता है, यानी इसकी जो यूनिट होती है, इकाई की बात करें महो होती है, इसको सीमेंस से व्यक्त करते हैं हम। इसका मात्रक या प्रतीक यस होता है। ठीक, ये महो का प्रतीक देखा जाए सीमेंस होता है, या प्रतीक देखा जाए जी होता है। जो चालकता होती है हम उसको महो में अभिव्यक्त करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर जगह पूछे जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है संवाहक। संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है? संवाहक यानी चालक या कंडक्टर बोल सकते हो। चालक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है, किसके समान होती है? पहला है अपवाह वेग, दूसरा है अपवाह वेग का वर्ग, तीसरा है अपवाह वेग का घन, चौथा है अपवाह वेग की चौथी घात, पांचवा है अपवाह वेग का वर्गमूल। ठीक, संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होता है? इसका राइट आंसर होगा अपवाह वेग। क्या होगा इसका राइट आंसर? अपवाह वेग। उत्तर कैसे आया? अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी चालक क्षण पर, कोई भी कंडक्टर है या क्षण है, किसी चालक क्षण पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से, विद्युत क्षेत्र वहां पे लगाने से या आरोपित करने से उसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन एवं रेखीय दिशा में गमन करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गमन करते हैं वह वेग अपवाह वेग कहलाता है। यानी किसी भी कंडक्टर पे जिस स्पीड से हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसी को हम लोग अपवाह वेग कहते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर होगा अपवाह वेग। चालक में प्रवाहित धारा किसके समान होती है? अपवाह वेग। अपवाह वेग क्या होता है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की तीव्रता को ही अपवाह वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि डैश डैश के लिए ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता होती है। हम लोग ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़े थे, विद्युत वाहक बल पढ़े थे। अब विद्युत वाहक बल की कहां पे जरूरत पड़ती है? अब यहाँ पे डैश डैश के लिए ईएमएफ की जरूरत पड़ती है या विद्युत वाहक बल की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन को भागने से रोकने के लिए, ऑप्शन बी है
असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को इंसुलेट करना। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करना। ऑप्शन डी है चालकता के गुण को प्रतिरोध में बदलना। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करना। मैं बताया था जो ईएमएफ होता है, वोल्टेज जो होता है, ये बल लगाता है, फोर्स लगाता है। किसको? इलेक्ट्रॉन को। यानी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ईएमएफ की आवश्यकता पड़ती है, वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। यही फोर्स लगाता है, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित होता है। यहाँ पे उत्तर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनों की गति प्रदान करना। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल वह बल है जिसके कारण विद्युत वाहक बल वह बल है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गति करे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गति करे, ईएमएफ कहलाता है। विद्युत वाहक बल सेल, बैटरी, जनरेटर से प्राप्त किया जाता है। इन जो वोल्टेज है विद्युत वाहक बल की बात करें तो सेल से, बैटरी से, जनरेटर से प्राप्त किया जाता है। विद्युत वाहक विभव तथा विभवांतर तीनों की इकाई वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल हो गया, विभव हो गया, विभवांतर हो गया, इनकी जो यूनिट होती है यूनिट वोल्ट होती है। हर एक एग्जाम पे यूनिट पूछे जाते हैं। करंट की इकाई क्या होती है, विभव की इकाई क्या होती है, ईएमएफ की इकाई क्या होती है, वोल्ट की इकाई क्या होती है, आपको मालूम होना चाहिए। सभी की इकाइयां मैंने पढ़ा दिया है, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन 24 नंबर, शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में डैश डैश करंट प्रवाहित होती है। जब दो वायर आपस में टच हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सर्किट में या परिपथ में डैश डैश करंट प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है बहुत कम, ऑप्शन सी है सामान्य, ऑप्शन डी है अनंत। क्या शॉर्ट सर्किट स्थिति में करंट शून्य प्रवाहित होगी, क्या बहुत कम प्रवाहित होगी, क्या सामान्य स्थिति में प्रवाहित होगी या अनंत प्रवाहित होगी? तो क्या होता है कि जब दो वायर आपस में शॉर्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट के टाइम पर जो करंट होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे सर्किट में अनंत, इन्फिनिटी प्रवाहित होते हैं। इसको हम अनंत बोल सकते हैं या इन्फिनिटी बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा देखिए हमारे शॉर्ट सर्किट के टाइम पर आग लगती है, शॉर्ट सर्किट के टाइम पर हमारी मशीनें जल जाती है। इसका कारण क्या है? कारण ये है उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में करंट जो होता है इन्फिनिटी बहती है, बहुत ज्यादा बहती है। कारण यही है कि बहुत ज्यादा करंट की मात्रा बढ़ जाती है। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में सर्किट में अनंत करंट प्रवाहित होगी, क्योंकि प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के टाइम पर जो रेजिस्टेंस का मान है, वो जीरो हो जाता है। जो करंट का मान है वो इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है। रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट सर्किट टाइम पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, आप बताओ जीरो होती है। करंट की वैल्यू अनंत हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। बहुत ज्यादा करंट हो जाता है शॉर्ट सर्किट के टाइम पर। ठीक, अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर जगह पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, एक ऐसा विद्युत परिपथ, एक ऐसा सर्किट या एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है, अनंत ने इन्फिनिटी प्रतिरोध होता है, एक डैश डैश सर्किट कहलाती है। ऐसा सर्किट जिसमें प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा है, ऐसा सर्किट जिसमें प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा है, उस परिपथ को हम क्या कहेंगे? पहला है ओपन परिपथ, दूसरा है शॉर्ट सर्किट परिपथ, तीसरा है ग्राउंड परिपथ, चौथा है बी और सी दोनों, और ई नंबर है जटिल। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए नंबर। यानी एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है उसको हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं। क्या? ओपन सर्किट बोलते हैं। ओपन यानी खुला परिपथ। यानी ये मान लो हमारे पास एक सर्किट है, ये लैंप लगे हैं, दो लैंप। अब कहीं यहां मान लो ब्रेक हो गया है, यहां से मैंने सप्लाई दिया, यहां से पॉजिटिव जा रहा है, यहां से नेगेटिव जा रहा है, फेस माइनस जा रहा है। दो लैंप मैं लगाया हूं, अब यहाँ पे हमारी सर्किट ब्रेक हो गई, यानी टूट गया है वायर। तो
इस स्थिति पे क्या होगा, इस स्थिति पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी अनंत हो जाएगी, यानी इन्फिनिटी हो जाएगी। वही बोला है ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें विद्युत परिपथ, ये हमारी एक विद्युत सर्किट है जिसमें से अनंत प्रतिरोध होता है, उसको हम लोग ओपन सर्किट कहते हैं। ओपन सर्किट में यदि आपके घर की वायरिंग हुई है, घर की वायरिंग होने के बाद कहीं से वायर टूट गया है, ब्रेक हो गया है, उस टाइम पे यदि रेजिस्टेंस हम मेजर करेंगे, तो रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी आएगी, अनंत आती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे रेजिस्टेंस का मान 0 होता है और ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान इन्फिनिटी होता है। यदि यहीं पे एक कोई दूसरा वायर टच हो जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है, करंट का मान इन्फिनिटी होता और रेजिस्टेंस का मान ओपन सर्किट में 0 होता है। तो आपको क्लियर कर लेना है शॉर्ट सर्किट के टाइम पे रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा होता है, करंट का मान 0 होता है। ओपन सर्किट में, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा है, करंट का मान, शॉर्ट सर्किट में करंट का मान बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस 0 होता है। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा होता है, करंट की मान 0 होती है। खुला परिपथ में ओपन सर्किट में प्रतिरोध R अनंत होता है, विद्युत धारा 0 होती है, विद्युत धारा विभव अनंत होता है। तीनों स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान अनंत होता है, करंट का मान 0 होता है, वोल्टेज का मान अनंत होता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी क्योंकि हर जगह क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन मैं खुद टाइप करके लाया हूं, यदि आपको पसंद आया होगा कमेंट करके बताना क्वेश्चन कैसा ले रहा है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, एक डैश डैश में धारा प्रवाहित नहीं होगी, किसमें? बंद परिपथ में, खुला परिपथ में, शॉर्ट सर्किट में, समानांतर परिपथ में, श्रेणी परिपथ में। सबको मालूम है कि हमारी धारा कब प्रवाहित नहीं होगी, कब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, जब हमारा कोई वायर कहीं से टूट गया है। जब हमारा वायर कहीं से टूट गया है, मान लो ये हमारी ये सर्किट है, अब यहाँ से हमारा जो वायर है ये टूट गया है, इस टाइम पे हमारी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ऐसे जगह को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन हो गया, क्या हो गया है? ओपन सर्किट। इसको हम लोग बोलेंगे ओपन सर्किट, ओपन सर्किट बोलेंगे ऐसी जगह को। ये राइट आंसर हो बी नंबर, खुला परिपथ। यहाँ पे हमारी परिपथ खुल गई है, एक डैश इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती खुला परिपथ में। देखे होंगे जब हमारे वायर कंप्लीट हो जाते हैं, वायरिंग कर लेते हैं, कहीं से वायर छूट जाता है, टूट जाता है, उस टाइम पे धारा नहीं प्रवाहित होती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती। उस सर्किट हम लोग ओपन सर्किट कहते हैं या खुला परिपथ कहते हैं। उत्तर दिया है खुला परिपथ ओपन सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि खुले परिपथ में रेजिस्टेंस अनंत होता है, करंट 0 होती, वोल्टेज अनंत होता है। अब यहाँ पे पूछता है कि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? आप बताओ, अनंत होती है, इन्फिनिटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अनंत होती है, यानी अनंत यानी इन्फिनिटी होती है। यदि पे करंट की वैल्यू पूछे तो आप बताओगे करंट I बराबर 0 होता है, क्योंकि करंट फ्लो ही होती, बहती ही नहीं है। करंट के लिए कुछ ना कुछ मार्ग चाहिए, रास्ता चाहिए। अभी रास्ता खत्म हो गया है, यहाँ से करंट बिल्कुल ही फ्लो होगी। वोल्टेज देखोगे, वोल्टेज अनंत बता देगा। ये सारी चीजें आपको मैंने करवा दिया है, आप लोगों को भी आना चाहिए। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, करंट की वैल्यू 0 होती है, वोल्टेज की वैल्यू अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, एक खुले परिपथ में ओपन सर्किट में क्या होता है? सबको मालूम होता है ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत होता है, धारा शून्य होती है। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, प्रतिरोध अनंत, धारा शून्य। क्यों? क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं से एक ये लैंप है, 3 लैंप मैंने सीरीज पे लगा दिया है। अब यहाँ से मैंने सप्लाई दिया, एक साइड पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव प्लस माइनस। अब मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से मान लो यहाँ से वायर ब्रेक हो गया, ब्रेक हमारा टूट गया है। इस स्थिति पे क्या होगा? इस स्थिति पे हमारे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी
और इसमें करंट फ्लो ही हो, हमारे तीनों लैंप बुझ जाएंगे, यानी करंट का मान 0 हो गया। जब करंट का मान 0 हो तो हमारे बल्ब बुझ गए, रेजिस्टेंस का मान बहुत हाई हो जाता है, वोल्टेज का मान अनंत हो जाता है। यही चीज है। खुला परिपथ ओपन सर्किट में प्रतिरोध R का मान अनंत हो जाता है, विद्युत धारा शून्य हो जाती है, विभव यानी वोल्टेज अनंत हो जाता है। ठीक, ये होता है खुले परिपथ के टाइम पे। तो आपको मालूम होगा ओपन सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है। नेक्स्ट है लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट। ऐसा परिपथ होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक सर्किट कंप्लीट मैंने बना दिया, 2 लैंप का एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, इसमें मैंने प्लस और माइनस दे दिया। अब इसी में कोई दूसरा वायर टच हो गया है यहाँ से, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। जब 2 वायर चलती हुई धारा को आपस में टच कर देते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब पूछ रहे लघु परिपथ में शॉर्ट सर्किट ऐसा परिपथ होता है, किस तरह का परिपथ होता है कि शॉर्ट सर्किट में जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे धारा का मान बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पे अपन धारा को नापेंगे तो धारा का वैल्यू मान बहुत ज्यादा आएगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम आएगी, 0 के बराबर आती है। तो लघु परिपथ में शॉर्ट सर्किट जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। अब आपको क्लियर हो गया कि शॉर्ट सर्किट में धारा का मान बढ़ता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान अनंत होता है, धारा का मान शून्य होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता बिंदु विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को डैश डैश कहते हैं। ऑप्शन है एक बंद सर्किट यानी क्लोज सर्किट, दूसरा है एक शॉर्ट सर्किट, तीसरा है एक रिसॉर्ट सर्किट यानी लीकेज सर्किट, चौथा है एक खुला सर्किट यानी ओपन सर्किट। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, एक बंद सर्किट यानी क्लोज सर्किट। बिजली माध्यम जहां से बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है और उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को बंद सर्किट कहते हैं, बंद या क्लोज सर्किट कहते हैं। मतलब बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, कहीं से बिजली हमारे घर तक आ रही है, कंप्लीट हमारे बल्ब जल रहे हैं, ऐसे सर्किट को हम लोग क्लोज सर्किट कहते हैं, कंप्लीट सर्किट। कोई बोलता है एक बंद सर्किट है क्लोज सर्किट, इसको हम कहेंगे क्योंकि उपभोक्ता तक पहुंच रही है, हम उपभोक्ता हो गए, हमारे घर तक बिजली आ रही है, तो ऐसे सर्किट को अपन लोग बंद सर्किट में क्लोज सर्किट कहते हैं। यदि हमारे घर तक ना पहुंचती तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट, यानी कहीं कहीं वायरिंग हमारी खुल गई है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। एक परिपथ यानी सर्किट समझना, एक परिपथ जिसमें ना तो कोई ऊर्जा स्रोत होता और ना ही ईएमएफ स्रोत होता, डैश डैश कहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में ना तो बिजली है ना तो ऊर्जा स्रोत है, इस सर्किट हम क्या कहेंगे? सबको मालूम होगा कि इस सर्किट हम लोग निष्क्रिय सर्किट यानी ना तो करंट है ना तो वोल्टेज ना रेजिस्टेंस है, डेड सर्किट या निष्क्रिय सर्किट बोल सकते हो। एक परिपथ जिसमें ना तो कोई ऊर्जा स्रोत है और ना ही ईएमएफ है, ना तो करंट है ना तो वोल्टेज है, इस सर्किट को हम लोग निष्क्रिय सर्किट कहते हैं। अब निष्क्रिय सर्किट क्या होता है कि निष्क्रिय परिपथ क्षेत्र के आधार पर एक निष्क्रिय घटक पैसिव कंपोनेंट वह है जो ऊर्जा का उपभोग तो करता है, ऊर्जा का खर्च तो करता है, इसका उत्पादन नहीं करता, अथवा वह घटक जो शक्ति प्रबंधन पावर गेन में अक्षम होता है, अतः पूरी तरह से निष्क्रिय घटकों से बना एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ निष्क्रिय परिपथ कहलाता है। जैसे निष्क्रिय परिपथ के घटक कैसे? प्रतिरोध होगा, प्रेरक होगा, संधारित्र होगा, डायोड। ये जो हमारे घटक हैं इलेक्ट्रॉनिक घटक, ये निष्क्रिय घटक के एग्जाम्पल हैं। और सक्रिय घटक देखा जाए, सक्रिय घटक के अंतर्गत ट्रांजिस्टर आते हैं, मास्फेट आते हैं, ट्रायोड आते हैं, पेंटोड आते हैं, ऑपरेशनल आते हैं, एम्पलीफायर आदि आते हैं। एक निष्क्रिय घटक होता है, एक सक्रिय घटक। निष्क्रिय घटक यानी जिस परिपथ में ना तो कोई ऊर्जा स्रोत है, ना ऊर्जा स्रोत उत्पादन कर सकता, ईएमएफ स्रोत
ना हुई हो उसको हम बोलते हैं निष्क्रिय परिपथ, निष्क्रिय घटक बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई उसको कैसे परिभाषित करेंगे? पारे के स्तंभ के अनुसार। इसका राइट आंसर ए नंबर सही होगा। एक नियत अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की 106.3 सेंटीमीटर लंबी पारे की क्षमता हिमांक बिंदु पर प्रतिरोध जिसका द्रव्यमान 14.452 ग्राम हो अंतरराष्ट्रीय ओम, इंटरनेशनल ओम कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समानांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है? इनमें से कौन सा कथन सीरीज और समानांतर डीसी परिपथ, डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है? अपन को बताना है ऐसे कौन सी सीरीज और समानांतर परिपथ है जो डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है। इसको बोल देते हैं पावर संयोजक होते हैं। डीसी में पावर का मान जुड़ता है, सीरीज हो या समानांतर हो पावर की वैल्यू जुड़ती है। उत्तर नंबर डी होगा। पावर सर्किट संयोजक होते हैं। जो पावर की सर्किट होती है संयोजक यानी जुड़ने वाले होते हैं, संयोजक यानी कनेक्शन होते हैं। कोई भी हो समानांतर क्रम में अथवा श्रेणी क्रम में पावर हमेशा जुड़ती है। सीरीज में हो या समानांतर में हो डीसी सर्किट में पावर का मान जुड़ता है। समानांतर क्रम में विभव वोल्टेज समान होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। अब हम बात करते हैं सीरीज और समानांतर में। तो जो सीरीज हम लोग वायरिंग करते हैं तो सीरीज में करंट की मान बराबर होता है। यदि हम पैरेलल वायरिंग करते हैं, पैरेलल घर की वायरिंग करते हैं उसमें वोल्टेज का मान ज्यादा होता है, वो बराबर होता है। आपके घर पे जितनी भी वायरिंग होती है पैरेलल पे होती है ताकि सभी इक्विपमेंट के पास बराबर वोल्टेज पहुंचे और सारे इक्विपमेंट बराबर काम करें। श्रेणी क्रम में कर देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाती है, करंट समान होता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। धातु के टुकड़े को प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापमान में आवेश के ऊपर प्रतिरोधी पदार्थ को छिड़का जाता है ताकि धातु के टुकड़े को प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापमान में आवेश के ऊपर प्रतिरोधी पदार्थ को छिड़का जाता है ताकि प्रत्यक्ष शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। क्वेश्चन क्या दिया है? धातु के मेटल के टुकड़े छोटे छोटे तो प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापमान में आवेश के ऊपर प्रतिरोधी पदार्थ को छिड़का जाता है ताकि हमारा शॉर्ट सर्किट से बच जा सके। उत्तर है हमें धातु के टूटने को प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापमान में आवेश के ऊपर उच्च प्रतिरोधी पदार्थ को छिड़का जाता है ताकि प्रत्यक्ष शॉर्ट सर्किट से बचाना हो या बचा सके। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहते हैं? हमारी एक सर्किट है, उस सर्किट में जो धारा फ्लो करते हैं अब उसको जो विरोध करता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। परिपथ कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मगर उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकने जो रोकता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है ओम होती है। क्या होती है? ओम। परिपथ में धारा प्रवाह का विरोध प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लैंप के समानांतर कनेक्शन में समान है? निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लैंप के समानांतर कनेक्शन में समान है? इसका राइट आंसर होगा वोल्टेज, क्योंकि जो पैरेलल निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लैंप के समानांतर कनेक्शन में पैरेलल वाइंडिंग कर रहा है, पैरेलल कनेक्शन कर रहा है, पैरेलल में वोल्टेज का मान समान होता है, सीरीज में विद्युत धारा का मान समान होता है। मगर यहाँ पैरेलल की बात है, पैरेलल में मैंने बोला कि पैरेलल पे वोल्टेज का मान समान होता है। कहीं भी पॉइंट में आप चेक कर सकते हो, वोल्टेज हर जगह सेम होती है, करंट बढ़ जाती है। इसीलिए
हम लोग अपने घर की जो वायरिंग करते हैं समानांतर में करते हैं ताकि हमारे हर एक बल्ब समान प्रकाश में जले। वोल्टेज किसी भी समानांतर परिपथ में एसी हो या डीसी हो सदैव विभव का मान समान रहता है। किसी भी श्रेणीक्रम परिपथ एसी या डीसी में सदैव विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का मान समान रहता है। अब जैसे कि हमारे पास एक लैंप, ये हमने पैरेलल में लगा दिया, दो लैंप, इस तरह की बाइंडिंग को हम लोग पैरेलल बाइंडिंग कहते हैं। अब इसमें भी वोल्टेज का मान समान रहेगा, इसमें भी वोल्टेज का मान समान रहेगा, इसमें भी वोल्टेज का मान समान रहेगा। यानी यदि 5 वोल्ट यहाँ पर है तो 5 वोल्ट यहाँ पे रहेगा, 5 वोल्ट यहाँ पर रहेगा। इसीलिए जो पैरेलल बाइंडिंग होती है उसमें वोल्टेज का मान समान होता है। और करंट क्या होती है, करंट बढ़ जाएगी। करंट मान लो 2 एम्पियर यहाँ, 3 यहाँ मिलेगी, 4 यहाँ मिलेगी, तो करंट का मान समानांतर में बढ़ जाता है मगर वोल्टेज का मान सेम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मान लैंप के समानांतर कनेक्शन में समान है? समानांतर कनेक्शन में वोल्टेज का मान समान होता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा कि समानांतर कनेक्शन में वोल्टेज का मान समान होता है, सीरीज में करंट का मान समान होता है। यदि हम यहीं पर सीरीज में 10 लैंप लगा देते हैं, 1 लैंप, 2 लैंप, 3 लैंप, 4 लैंप, 5 लैंप, ये हमारी सीरीज बाइंडिंग हो गई। यहाँ मैंने प्लस और माइनस सप्लाई दे दिया। अब इसमें जो धारा होगी, धारा जो फ्लो हो रही है सभी में बराबर है, सभी में बराबर है मगर वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। यही होता है कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट समान होता है, पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, करंट बढ़ जाती है। ये चीजें आप लोग नोट्स कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है, ये होगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। जो उड़ते विमान है, जो हमारे ऊपर विमान उड़ते हैं, जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। उड़ते विमान अथवा उड़ते पक्षी द्वारा उत्पन्न ऊर्जा सदैव स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, क्योंकि पक्षी की ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा तथा वेग के कारण गति, हाइट के कारण स्थितिज ऊर्जा, जो गति के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे पूरा है कि उड़ते विमान, हमारी कोई विमान ऊपर उड़ रही है, उड़ रही है, तो उड़ने के कारण स्थितिज ऊर्जा हो गई, नीचे से हाइट के कारण, और जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। कुछ न कुछ स्थितिज ऊर्जा भी लगी है और गतिज ऊर्जा भी वहां पे काम कर रही है, जिसका राइट आंसर होगा ए बी दोनों, यानी ए और बी दोनों इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, चल रही ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति में डैश डैश ऊर्जा होती है। एक ट्रेन चल रही है, उसमें जो व्यक्ति बैठा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? सबको मालूम होगा कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों होगी। चल रही ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति में स्थैतिक और गतिज ऊर्जा दोनों होगी। स्थैतिक और गतिज ऊर्जा दोनों होगी। ठीक, बैठने के कारण स्थैतिक ऊर्जा और चलने के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, विद्युत ऊर्जा कहां से प्राप्त की जा सकती है? विद्युत ऊर्जा कहां से प्राप्त की जा सकती है? सबको मालूम होगा, हम लोग मैकेनिकल ऊर्जा के कारण भी बिजली बनाते हैं, बैटरी के द्वारा भी बिजली बनाते हैं, केमिकल इफेक्ट के कारण, प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण भी बिजली बनाते हैं, पानी के कारण भी बिजली बनाते हैं। नहीं, बिजली बनाने के स्रोत हैं, मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा बिजली बनती है, केमिकल एनर्जी के द्वारा बिजली बनती है, प्रकाश ऊर्जा के द्वारा बिजली बनती है, जल ऊर्जा के द्वारा भी बिजली बनती है। इसका राइट आंसर होगा ये सब। विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा जल ऊर्जा सभी से प्राप्त की जा सकती है। सब लोग देखे होंगे, कोई भी जनरेटर उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, वो हमें बिजली बना के देता है। कोई भी बैटरी होती है उसमें केमिकल इफेक्ट करते हैं, वो भी बिजली स्टोर करके बिजली बना के देती है। सूर्य का प्रकाश, सोलर पैनल लगा देते हैं, उससे भी हमें बिजली मिलती है। जल यानी पानी से हम टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन के कारण हमारी बिजली बनती है। हाइड्रो पावर प्लांट का नाम सुने होंगे, हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली बनती है। कि बिजली बनने के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर,
इनमें से विद्युत ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत कौन सा है? इसमें जो पारंपरिक स्रोत है हवा। हवा के कारण विंड देखोगे आजकल पहाड़ों पे विंड लगा होता है, उसमें जो घूमती है बड़े बड़े फैन, उसके कारण भी बिजली बनती है। इसको हम लोग बोलते हैं पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सीमित मात्रा में है जिसमें प्रदूषण अधिक बढ़ता है, जबकि गैस पारंपरिक स्रोत को क्लीन फ्यूल भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रक है? जो स्केलर मात्रक है विद्युत विभव, विद्युत विभव को हम लोग एक स्केलर मात्रक बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्केलर मात्रक बोलते हैं। सी एवं ई होगा इसका आंसर। विद्युत विभव एक विद्युत धारा दोनों अदिश राशि है। अदिश वे राशि है जिनका परिणाम निश्चित होता है परंतु दिशा निश्चित नहीं होती। अदिश राशि और ऐसी राशि जिनका परिणाम निश्चित होता है परंतु दिशा निश्चित नहीं होती, उसको हम लोग स्केलर मात्रक बोलते हैं। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन है इनमें से क्या बिजली का चालन कर सकता है? इनमें से क्या बिजली का चालन कर सकता है? सबको मालूम होगा पानी भी बिजली को चालक होता है, ट्रिलियम में भी बिजली का चालन होता है, मानव हमारी शरीर भी बिजली का चालन करती है, कापर की करती है, नहीं सभी होगा इसका राइट आंसर। 3 नंबर होगा बिजली सभी के कारण चलती है। पानी के कारण, पानी में भी देखो बिजली करंट मारता है, ट्रिलियम में भी करंट मारता है, मानव शरीर में भी करंट मारता है, कापर भी चलता है, यानी बिजली सभी में चलती है। इसका राइट आंसर होगा इन सभी, ये सभी। पानी के लिए मानव शरीर में तनाव, तापा, कापर, विद्युत धारा के आदर्श में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये जो क्वेश्चन है 42 नंबर तक। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सबको मालूम होगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, हमारा जो माइक होता है जिससे हम आवाज सुनते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, कौन सी जगह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर बदलता है? लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। बहुत सरल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरेडियन डैश डैश की इकाई है। स्टेरेडियन डैश डैश की इकाई है, ये होता है ठोस कोण। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है तथा स्टेरेडियन रेडियन समतल कोण की भी इकाई होती है। ये 45 नंबर का क्वेश्चन कर लिए हैं और इसको आप